गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बिहार का प्राचीन इतिहास का ये हमारा अगला लेक्चर है, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। इसमें हम लोग गुप्ता पीरियड पढ़ रहे थे। ठीक है, गुप्ता पीरियड में हम लोग पढ़े थे कि गुप्ता पीरियड का जो फाउंडर था गुप्ता एम्पायर का, वो था श्रीगुप्त। गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त, लेकिन इसका जो पहला महान शासक था वो था चंद्रगुप्त, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया इस मैप में, ये मैप हम लोग कल भी देखे थे। ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो है चंद्रगुप्त का इलाका। चंद्रगुप्त इतने क्षेत्र को जीता था। ठीक है, इतने क्षेत्र पर चंद्रगुप्त ने कब्जा किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र होता है समुद्रगुप्त, जिसके विषय में कल भी हम लोग थोड़ा देखे थे, आज भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो कि एक महान विजेता था। इसके बारे में इसका जो कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि, जिसका नाम था हरि सेन, उसने इलाहाबाद में एक प्रयाग प्रशस्ति बनवाई थी, एक पिलर बनवाया था, उस पर इसकी प्रशंसा की थी कि राजा समुद्रगुप्त जो हैं वो बहुत ही महान है, उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा है। ठीक है, ये हमेशा हर युद्ध जीतते थे और इन्होंने इस साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया था, नीचे तक। तो ये जो पूरा इलाका है ये हो गया समुद्रगुप्त के जीता हुआ। ये साउथ में 12 राज्यों को उन्होंने अपने अधीन किया था, 12 राज्यों को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। ठीक है, इतिहासकार वी स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। और समुद्रगुप्त का जो पुत्र होता है, समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट राजा होता है जिसको गद्दी जाती है, वो रहता है रामगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो बेटा आता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त 2 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त 2 का नाम दिया हुआ है, तो ये भी समुद्रगुप्त के पुत्र ही हैं। पर समुद्रगुप्त के जो बड़े बेटे रहते हैं उनका नाम रहता है रामगुप्त ये उतने सक्षम शासक नहीं होते हैं। इनका जो है ये बहुत ही कायर होते हैं, और जिसके कारण से जो इनका छोटा भाई रहता है चंद्रगुप्त 2, ये अपने बड़े भाई की हत्या करके और गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त 2 जो होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये रामगुप्त की हत्या करके गद्दी पे बैठते हैं। ये क्वेश्चन इस बार 67 बीपीएससी में पूछा हुआ था कि कौन सा राजा था जो अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और इनकी जो पत्नी रहती हैं रामगुप्त की ध्रुव देवी, उनसे ही चंद्रगुप्त 2 जो है वो विवाह करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो इनकी यानी अपनी भाभी से ही विवाह करते हैं, ध्रुव देवी से। और इन्होंने जो अपना साम्राज्य था उसको थोड़ा सा विस्तार किया था गुजरात तक। ये इलाका जो है गुजरात तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इतना दूर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था, ये हम लोग मैप से समझ लिए। अब देखते हैं गुप्ता पीरियड में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। यहाँ जैसे लिखा है यंगर सन ऑफ समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त का छोटा बेटा, क्योंकि बड़ा बेटा का नाम रामगुप्त था। इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, विक्रम बेताल पढ़ते हैं, तो ये विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और शकारी की उपाधि इसलिए धारण की थी क्योंकि इन्होंने शकों को हराया था। शक शासक जो है, ये लोग बाहर से आए थे, चाइना साइड से। ये लोग जो है आदि जनजाति के लोग थे और ये लोग भारत पे आक्रमण किए थे चाइना तरफ से। तो इन शक शासकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। ठीक है, और इनको हराने के बाद उसने उपाधि धारण की थी शकारी। ही मैरिड हिज डाउटर प्रभावती गुप्ता टू वकाटक रूलर रुद्रसेन II। उन्होंने अपनी उनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त, उसकी शादी वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाई थी। ठीक है, अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी रुद्रसेन द्वितीय से करवाई थी। इस नक्शा में हम लोग को वकाटक देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि वकाटक जो है वो कहाँ था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पे था वकाटक, यहाँ वकाटक। तो यहीं पर इसी राज्य में जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी करवाई थी। ठीक है, प्रभावती बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? हम लोग ये जानते हैं कि कौन पहली महिला शासिका थी, तो सब कहते हैं रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। लेकिन उनसे भी पहले वो महिला जो सबसे पहली बार, ठीक है, शासन की थी, जो रानी बनी थी, वो थी प्रभावती गुप्त। अपने पति की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त जो है वो रानी बन करके शासन की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ऐसे तो नॉर्मली सब जानते हैं कि रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका है, लेकिन पहली महिला शासिका जो थी वो प्रभावती गुप्त थी। ठीक है,
इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही चाइनीज़ ट्रेवलर चाइना से फाहियान आया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान, जो कि एक चाइनीज़ ट्रेवलर था। 342 BC का बात है ये कि फाहियान AD 342 AD में फाहियान जो है वो भारत आया था। फाहियान चाइनीज़ ट्रेवलर है और वो भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ये भारत में क्यों आया था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने और बौद्ध धर्म की किताबों को ले जाने। तो यहाँ से बहुत सारा किताब ये ले गया बौद्ध धर्म का, नालंदा यूनिवर्सिटी से। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त, नेक्स्ट राजा। इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। 5वां है स्कंदगुप्त। ही फेस्ड हुन इन्वेजन। स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का पुत्र, इस पे यहाँ इसके राज्य में हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, हुण ये भी आदि जनजाति के लोग थे। ठीक है, हुण, इनका आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के दौरान हुआ था, स्कंदगुप्त के काल में। स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था और उनको हराने के बाद ये कुछ किताब है जैसे चंद्र व्याकरण, कथा सरित सागर, इन किताबों में इसकी विजय की बात लिखी हुई है। कथा सरित सागर और चंद्र व्याकरण, इसमें बताया हुआ है कि स्कंदगुप्त ने किस प्रकार से हुणों को हराया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अनुसार जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात में एक अभिलेख है। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि गुफा में जो पत्थर है उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें बताया हुआ है कि स्कंदगुप्त ने वहाँ पे एक सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। उसमें ही सुदर्शन झील के विषय में लिखा हुआ क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्ता पीरियड का अचीवमेंट्स, मतलब अचीवमेंट क्या रहा। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड। इसको गोल्डन एज कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, स्वर्णिम काल। ठीक है, स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ, गोल्डन एज फॉर आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि कला में, संस्कृति में बहुत विकास हुआ था। ठीक है, गुप्ता पीरियड में कला और संस्कृति में बहुत विकास हुआ। इसी में मंदिर निर्माण की प्रथा शुरू हुई थी और मंदिर बनाए जाने लगे। उससे पहले जो है बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचलन था, इसलिए स्तूप वगैरह बनाए जाते थे। और गुप्ता पीरियड में ब्राह्मण धर्म जो है वो फिर से एकदम उभर के आया। संस्कृत भाषा को ये लोग पैट्रोनेज दिए, गुप्ता लोग संस्कृत भाषा में बात करते थे। ठीक है, और मंदिर बनाए जाने लगे थे। मंदिर जो बनाने शुरू किए गए थे वो मंदिर एक स्पेशल टाइप का होता था जिसको पंचायतन शैली बोलते थे। पंचायतन शैली के मंदिर बनते थे। पंचायतन शैली का मंदिर कैसा होता है कि जैसे एक मंदिर होता है, बीच में एक बड़ा मंदिर होता है और उसके चारों साइड छोटे छोटे मंदिर होते हैं। अगर आप लोग कोई बड़ा मंदिर गए होंगे तो देखे होंगे कि एक तो बड़ा जो मेन भगवान का है और बाकी चारों साइड छोटे छोटे मंदिर होते हैं और जो गेट होता है। ठीक है, तो इसको 5 मंदिर हो गए तो इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। मंदिरों को बनाने की एक शैली है पंचायतन शैली। इसी शैली में मंदिरों का निर्माण उस समय शुरू हुआ था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स, उसी समय बहुत सारे महान मैथमेटिशियन, गणितज्ञ हुए, खगोल शास्त्री हुए, जैसे कि आर्यभट्ट जिनके बारे में हमने जानते हैं, जिन्होंने दशमलव, शून्य, इन सब के बारे में बताया था। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जिन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने बताया था। ठीक है, लेकिन उससे न्यूटन से 1000 साल पहले भारत के ब्रह्मगुप्त, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ऋषि, ब्रह्मगुप्त ऋषि, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम के विषय में बताया था। ठीक है, वेयर प्रेजेंट एट द टाइम, ये सब उसी समय थे। फिर ब्रॉन्ज का स्टैचू बुद्धा का रिकवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज, बिहार में सुल्तानगंज से बुद्धा का ब्रॉन्ज का, कांस का प्रतिमा जो है वो भी पाया गया, यानी कि बड़े बड़े कांस की प्रतिमा जो है उसमें बनाए जाते थे। कालिदास, जिनका नाम हम लोग सुने हैं, कालिदास शुरू में बहुत मूर्ख रहते हैं, फिर बाद में महाकवि हो जाते हैं। महाकवि कालिदास कहे लाए हैं, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। ठीक है, कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उन्होंने बहुत सारा नाटक वगैरह लिखा था, बहुत सारी इनकी किताब है। इनकी किताबों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम एक किताब है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, कुमार संभवम,
ये सभी कालिदास की किताबें। और भी ऐसी किताब हैं, तो याद रखने के लिए हम लोग याद रखते हैं कि जैसे सब में मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, सब में म लगा है, सब संस्कृत नाम है, सब कालिदास की रचना है। ठीक है। इसके बाद सुश्रुत। सुश्रुत जिनके बारे में हम लोग सुने, महान चिकित्सक थे सुश्रुत। ठीक है। वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी की खोज जो है इन्होंने ही की थी। ठीक है। ये महान चिकित्सक थे और इन्होंने एक किताब लिखा था, इसका नाम था सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत जो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। उस समय जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसको विषय या विषयपति कहा जाता था। डिस्ट्रिक्ट को विषय कहते थे, विषय। ठीक है। जिला, आज जिला कहते हैं, और जिला का जो हेड होता है उसको हम लोग जिला अधिकारी कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से उस समय जिला को विषय कहते थे और विषय का जो हेड होता था उसको विषयपति कहते थे। विषयपति। चेस ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड, इसी पीरियड में चेस की शुरुआत जो है, चेस खेल की शुरुआत जो वो भी इसी समय हुई थी। गुप्ता पीरियड अपने सोने के कॉइन्स के लिए बहुत फेमस है। गुप्ता काल में ही सोने के कॉइन्स, बहुत बड़ी मात्रा में सोना का कॉइन जारी किया जाता था। मतलब उसमें जो सिक्का चलता था वो सोना का चलता था। ठीक है। आज जो सिक्का चलता है उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता, उस पर जो लिखा रहता है वही वैल्यू होता है। जैसे कागज़ है, इसका खुद का तो कोई वैल्यू नहीं है। जिस पे लिख दिया 2000 तो इसका मात्र इस कागज़ का वैल्यू 2000 हो गया। इस कागज़ पे लिख दिए 500 तो इस कागज़ का वैल्यू 500 हो गया। उस समय जो सोना का सिक्का चलता था उसका खुद का भी बहुत वैल्यू होता था। उसके ऊपर आप 1 लिख दिए तो वो बिकेगा तो 1 ही रुपये में, बट जो उसमें सोना अगर गला देंगे तो बहुत उसका वैल्यू होता था। इस तरीके से सिक्का चलता था, इसीलिए सोना का कमी हो गया भारत में, और अब सोना इतना महंगा हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वाज ऑल्सो कॉल्ड कविराज। समुद्रगुप्त जो राजा थे, जिनके बारे में हम लोग देखे कि भारत का नेपोलियन कहे जाते थे, प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया इनके विषय में, महान थे बहुत, कभी हारे नहीं, ये कविराज भी कहे गए क्योंकि बहुत सारी कविताएं ये लिखते थे, गाते थे। इनको वीणा बजाना बहुत पसंद था। ऐसे सिक्के पाए गए जिसपे समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए फोटो है। ठीक है। सिक्कों पर उनका फोटो है वीणा बजाते हुए, तो इससे से पता चलता है कि उनको वीणा बजाना पसंद था और इसलिए उनको कविराज की उपाधि दी गई है। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कविराज किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और इसी काल में संस्कृत जो भाषा है वो भी रिवाइव हुआ था। गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, ब्राह्मण धर्म वापस से उभर के आ गया। ठीक है। इसी समय सब कुछ हुआ था। इसके बाद जो लास्ट रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का वो था विष्णुगुप्त। धीरे धीरे करके गुप्त वंश जो है वो समाप्त हो गया। गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद लेटर गुप्ताज, ठीक है, हम लोग गुप्त वंश के बाद का जो समय है उसको हम लोग लेटर गुप्ताज कहते हैं, कि परिवर्ती गुप्ता काल, गुप्ता के बाद का समय। तो पहले तो इस पूरे इलाके में इधर हम लोग अभी दूसरे मैप में देखे थे कि गुप्ता लोग का शासन था, लेकिन अब गुप्ता जो है वो ख़त्म हो गए। तो अब इधर कौन बचा, थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, यहाँ पे हर्षवर्धन का शासन हो गया। हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हर्षवर्धन, यहाँ पे मुखारिस रूलर। तो कौन कौन गुप्ता के बाद के हैं वो हम लोग को अलग से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। हर्षवर्धन, मुखारिस, कलचुरी, चालुक्य, ठीक है, गौड़, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। गौड़, जो गौड़ शासक थे, गौड़, ठीक है, बंगाल के थे ये लोग गौड़ शासक। एक गौड़ शासक था जिसका नाम था शशांक। गौड़ शासक शशांक जो था उसने महाबोधि मंदिर को कटवा दिया था। ठीक है। महाबोधि जो मंदिर है और जो बोधि वृक्ष है उस वृक्ष को कटवा दिया था बोधगया में बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था शशांक ने। ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये चीज़ याद कर सकते हैं कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, तो शशांक, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से नफरत करता था इसीलिए। और ये कुछ लेटर गुप्ताज हुए, कुछ रूलर हुए जो गुप्ता के बाद हुए। ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो एंशिएंट बिहार है वो अब ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग बिहार में मेडिएवल पढ़ेंगे। ठीक है। मध्यकालीन, मेडिएवल बिहार में हम लोग इंटर कर रहे हैं मध्यकालीन बिहार में, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को पूरा रिवीजन कर लेना है, सारा कुछ याद रखना है, सारा नोट्स बना लेना है और ध्यान रखना है कि आप लोग को भी एक अधिकारी बनना है, बिल्कुल मेरी तरह।
तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। धन्यवाद।